हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम यूपी टेट 2026 के लिए संस्कृत के मैराथन को लेकर आए हैं, जिसमें इम्पोर्टेंट संस्कृत के 50 क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे और टॉपिक वाइज हर चैप्टर से हमने क्वेश्चंस लिए हैं। तो बिना देर के शुरू करते हैं अपनी क्लास और देखते हैं आज के अपने पहले प्रश्न को। पहला हमारा है प्रश्न, देखिए पहला हमने टॉपिक लिया है क्या, वर्णमाला और उच्चारण से। ठीक है, अब देखिए पहला प्रश्न क्या है हमारा, संस्कृत वर्णमाला में कुल कितने वर्ड हैं। तो कुल कितने वर्ड हैं, उत्तर हमारा 50 वर्ण है। कितने स्वर हमारे 13 है, 33 व्यंजन और 4 जो है क्या है आयोग वाह है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है ए का उच्चारण स्थान क्या है। तो ए और ए का उच्चारण स्थान क्या है, ये तालु है। क्या है, कंठ और तालु है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। क वर्ग भी किस में आता है, क वर्ग जो है कंठ में आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। श का उच्चारण स्थान क्रमशः है। देखिए श का उच्चारण स्थान आपसे पूछा है, तो ये श जो है क्या है तालव्य श है, ये श क्या है मूर्धन्य स है, और ये श क्या है दंती स है। सब ऊपर लिख देती हूँ मैं। ये श जो है क्या है, ये तालव्य स है, और ये श जो बोलते हैं षटकोण स, ये मूर्धन्य श है, और ये क्या है दंती स है। दांत देखिए, इस स को बोल के देखिए तो ये दांत आपको लग जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये दंती स। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, यहाँ से आपको 100% 10 से 15 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को डायरेक्ट मिलेंगे। चौथा प्रश्न है ह वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। तो ह वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। ठीक है, क्या है कंठ है ह वर्ण का उच्चारण स्थान। अब हम दूसरा टॉपिक लिए हैं क्या, संधि। और संधि से कितने प्रश्न, 5 प्रश्न हैं। तो आइए देखते हैं संधि। पांचवा प्रश्न है इंद्र, देव प्लस इंद्र की संधि क्या होगी। तो देव प्लस इंद्र है, तो क्या हो जाएगा देव प्लस इंद्र से देवेंद्र हो जाएगा। उत्तर हमारा क्या होगा देवेंद्र। और ये संधि कौन सी होगी, गुण संधि होगी। कैसे, देखिए यहाँ देव, ठीक है, यानी कि अ प्लस ई, यहाँ इंद्र है ना, इंद्र, तो अ प्लस ई क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, तो ए हो जाएगा, तो इसीलिए कौन सा मात्रा बढ़ जाएगा, वहाँ पे ए की मात्रा आ जाएगी। देखिए गुण संधि में एक ट्रिक होता है, ये जनरली कहते हैं कि जहाँ भी ए की मात्रा दिखाई दे, यानी कि एक मात्रा ऊपर दिखाई दे, वो क्या होता है गुण संधि होता है। ओ की मात्रा दिखाई दे, वो क्या होता है गुण संधि होता है। ठीक है, अब देखिए उत्तर क्या है, नरेशः में कौन सा नर प्लस ईश, नर प्लस, छठा प्रश्न है, नर प्लस ईशः में कौन सी संधि है। तो नर प्लस ईश को आप नर प्लस ईशा, इससे क्या बन जाएगा नरेश। संधि कौन सी होगी, गुण संधि। आप एक मात्रा भी देख सकते हैं तो गुण संधि लगा सकते हैं, क्योंकि संधि आपसे पूछी जाएगी, संधि विच्छेद भी पूछा जाएगा। सातवां प्रश्न है विद्या प्लस आलय की संधि करो। तो विद्या प्लस आलय से क्या बन जाएगा, विद्या प्लस आलय से विद्यालय बन जाएगा। और संधि कौन सी होगी, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि कैसे होगी, क्योंकि यहाँ पे विद्या में भी आ रहा है, प्लस आलय में भी आ है, यानी कि आ और आ, यानी कि दीर्घ ये भी है, दीर्घ ये भी है, तो दीर्घ दीर्घ से मिलकर के क्या बन जाता है, दीर्घ बन जाता है। तो यहाँ पे आ का दीर्घ मात्रा है, बड़ा का मात्रा है, तो इसीलिए हम क्या कहेंगे इसको, विद्या प्लस आलय को विद्यालय बन जाएगा, संधि दीर्घ संधि हो जाएगी। आठवां प्रश्न, पवित्र का संधि विच्छेद क्या है। तो पवित्र का संधि विच्छेद पो प्लस इत्र, आंसर क्या हो जाएगा पो प्लस इत्र, अयादि संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी, अयादि संधि हो जाएगी। नौवां प्रश्न है सच्चित का संधि विच्छेद करो। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये व्यंजन संधि का क्वेश्चन है कि सच्चित, तो सत प्लस चित, वो भी देखिए सत्य में क्या है हलंत है, चित्त में भी हलंत है, व्यंजन संधि हो जाएगा सच्चित में। याद रखिएगा क्वेश्चंस को। अब तीसरा टॉपिक हमारा क्या है, समास। अब समास से हमने 5 प्रश्न लिए हुए हैं। देखिए 10वां प्रश्न है कि राजपुरुषः में कौन सा समास है। तो आपसे पूछा है कि राजपुरुषः में समास कौन सा है। उत्तर हमारा क्या होगा तत्पुरुष समास। अब कैसे आप पहचानोगे कि राजपुरुषः में जो है तत्पुरुष समास है, तो यानी कि इसको क्या राज्ञः पुत्र, यानी कि राजपुत्र राजा का पुत्र, क्या हो जाएगा राज्ञः पुत्र राजा का पुत्र, इसका संधि विच्छेद करेंगे। तो तत्पुरुष समास में क्या होता है, कारक चिन्ह का लोप होता है। ठीक है, कारक चिन्ह जो होते हैं उसका लोप हो जाता है, यही तत्पुरुष समास की पहचान है, याद रखिएगा। 11वां प्रश्न है पंचगव्यम में कौन सा समास है। तो पंचगव्यम में कौन सा समास है, देखिए मैंने बताया था पिछली क्लासेस में भी कि जहाँ भी आपको चीज़ें पहला पद संख्यावाची दिखे वो कौन सा समास होता है, द्विगु समास होता है। तो पंच यानी कि 5 आ रहा है, गवम गाँव और सभार, यानी कि उत्तर हमारा द्विगु समास होगा पंचगव्यम, यानी कि पंचाम गवाम समाहार। ठीक है, आगे देखते हैं 12वां
नील कमलम में कौन सा समास है? ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार डायरेक्ट ऐसे ही पूछ लिया गया है। तो नील कमलम में कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास है। कौन सा इसका अगर इसका विग्रह करेंगे, समास विग्रह, तो क्या होगा? नीलम च तत् कमलम। ठीक है, याद रखिएगा नील कमलम में कौन सा समास है? तो नील कमलम में कर्मधारय समास है। 13वां प्रश्न है, दशाननः का विग्रह क्या होगा? तो दशाननः का जो है समास विग्रह क्या होगा? तो क्या हो जाएगा उत्तर हमारा? दश आननानि यशः, यानी कि 10 है आनन जिसके, यानी कि क्या हो जाएगा? 10 किसके आनन है? दशानन की रावण के। तीसरा अर्थ निकल के आ रहा है क्या? रावण। तो जब भी यानी कि पहला पद और उत्तर पद दोनों ही क्या हो? प्रधान न होकर के कोई तीसरा पद प्रधान हो तो क्या होगा? तीसरा पद प्रधान मतलब कि दशानन सब किसका बोध हो रहा है? रावण का। तो ये तीसरा पद प्रधान हो जाएगा, तो वहाँ बहुब्रीहि समास होगा। ठीक है, याद रखिएगा इसका जो है समास विग्रह, क्योंकि पूछा जाता है आपसे। 14वां प्रश्न है, त्रिभुवनम में समास का नाम बताओ। तो त्रिभुवनम में कौन सा समास है? त्रिभुवन, 3 भुवनों का समाहार, यानी कि द्विगु समास है, संख्यावाची है, इसलिए द्विगु समास होगा। अब आगे देखते हैं अगला टॉपिक हमारा क्या है। अगला टॉपिक है कारक। चौथा टॉपिक है कारक। इसमें हम कारक और विभक्ति को देखेंगे, और यहाँ से 5 प्रश्न है कारक और विभक्ति से। देखिए 15वां प्रश्न है, रामः वनम गच्छति। वनम में कौन सी विभक्ति? आपसे विभक्ति पूछ लिया है, कौन सी विभक्ति है वनम में? तो कह रहे रामः वनम गच्छति, तो उत्तर हमारा कौन सा हो जाएगा? द्वितीय विभक्ति है। और कारक कौन सा है? कर्म कारक है। ठीक है, कारक कौन सा है? कर्म कारक है, द्वितीय विभक्ति। 16वां प्रश्न है, बालकः कन्दुकेन क्रीडति। कन्दुकेन में कौन सी विभक्ति है? तो देखिए कन्दुकेन में कौन सी विभक्ति है? तो कन्दुकेन में तृतीय विभक्ति है। कन्दुकेन हो गया, रामेण हो गया। ठीक है, इन सब में पूछता है, बहुत बार पूछता है। रामेण में पूछता है कौन सी विभक्ति होती है? तृतीय विभक्ति होती है। कन्दुकेन में तृतीय विभक्ति हो जाएगी। ठीक है, और तृतीय विभक्ति में कारक कौन सा होता है? करण कारक होता है। 17वां प्रश्न है, माता पुत्राय मोदकम ददाति। यदि माता जो है पुत्र को क्या दे रही है? मोदकम, लड्डू दे रही है। पुत्राय में कौन सी विभक्ति है? तो पुत्राय में चतुर्थी विभक्ति होगी। और चतुर्थी विभक्ति का कारक चिन्ह क्या होता है? संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। हमेशा याद रखिएगा, संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति, कर्ण कारक में तृतीय विभक्ति, कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है। और कर्म कारक में क्या होता है? तो बालकम, वनम, बालकम। ठीक है, और तृतीय विभक्ति का चिन्ह क्या है? कि एन वाली मात्रा होती है। और जब भी चतुर्थी विभक्ति आए तो आय वाली मात्रा आपको दिखाई देगी। आय, पुत्राय, फलाय। ठीक है, तो आप ये मैं ट्रिक बता रही हूँ याद करने, पहचानने का। और इस ट्रिक को आप जो विभक्ति कारक याद करते हैं, आप उसको याद करिएगा बुक में जा करके, 100% ट्रिक आपको काम करेगी। 18वां प्रश्न है, गंगा हिमालयात प्रभवती। यानी कि गंगा कहाँ से बहती है? हिमालय से। तो कह हिमालयात में कौन सी विभक्ति है? हिमालयात में पंचमी विभक्ति है और अपादान कारक है। गंगा हिमालय से हमेशा के लिए अलग होला। अपादान कारक किस संदर्भ में लगता है? तो अलग होने के संदर्भ में लगता है। तो गंगा हिमालय से हमेशा के लिए वहाँ से निकल के आ रही है, तो इसीलिए कौन सी कारक होगा? गंगा हो जाए, यमुना हो जाए, कुछ भी हो जाए, और जहाँ से वो निकलती है अगर दे दे तो आप क्या लगाएंगे? अपादान कारक होगी। अपादान कारक में कौन सी विभक्ति? पांचवी विभक्ति, पंचमी विभक्ति होती है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। 19वां प्रश्न है, विद्यालये छात्राः पठन्ति। तो विद्यालय में कौन सी विभक्ति है? यानी कि विद्यालय में छात्राएं क्या होती है? पढ़ती हैं। छात्राः पठन्ति, तो उत्तर हमारा सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक हो जाएगा। कौन सा? सप्तमी विभक्ति और अधिकरण कारक होगा। अब देखते हैं 5वां हमारा टॉपिक क्या है? प्रत्यय। अब प्रत्यय से हमने कितने? 5 क्वेश्चन प्रत्यय से लिए हुए हैं। अब देखिए 20वां प्रश्न हो गया, पठ प्लस कत्वा धातु, इससे क्या बन जाएगा? तो पठ प्लस कत्वा से क्या बन जाएगा? पठित्वा। क्या बनेगा? पठित्वा। ठीक है, आगे जानते हैं। पठित्वा मतलब करके। अब देखिए 21वां प्रश्न है, गम प्लस तुमुन धातु, वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा गया प्रश्न है यह। तो गम प्लस तुमुन धातु से क्या बन जाएगा? गंतुम। क्या बनेगा? गंतुम। गंतुम मतलब जाने के लिए। ठीक है, गम प्लस तुमुन धातु, गम में भी क्या हलंत है और तुमुन में भी हलंत है, इस हलंत को भी आप याद रखेंगे। 22वां प्रश्न है, क्री प्लस तव्यत प्रत्यय। अब इससे क्या बन जाएगा? तो क्री प्लस तव्यत प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? कर्तव्यम। क्या बन जाएगा? कर्तव्यम, यानी कि करना चाहिए। 23वां प्रश्न है, भू प्लस शानच। भू प्लस शानच, इसका स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो भू प्लस शानच को इससे क्या बनेगा? तो इससे भवमाना बनेगा। क्या बनेगा? भवमाना, यानी कि होती हुई।
24वां प्रश्न है ज्ञा प्लस लेप धातु से क्या बन जाएगा, ज्ञा और लप धातु से ज्ञात्वा यानी कि जानकर। ठीक है, आगे छठवां हमारा टॉपिक क्या है, उपसर्ग, और इससे हमने 4 प्रश्न लिए हैं उपसर्ग से। देखिए 25वां प्रश्न है आगच्छति में कौन सा उपसर्ग है। मैंने कई बार बताया है आपको, उपसर्ग कहाँ लगता है, शब्द के शुरू में लगता है। प्रत्यय कहाँ लगता है, तो प्रत्यय प्रत्यय शब्द के अंत में लगता है। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। अब अगर आगच्छति में कौन सा उपसर्ग है, तो आगच्छति में कौन सा उपसर्ग है, ये तो आंग उपसर्ग है। कौन सा है, आंग उपसर्ग है आगच्छति में। 26वां प्रश्न है अनुभवति में कौन सा उपसर्ग है, तो अनुभवति में अनु उपसर्ग, अनु प्लस भवति, क्या हो गया, अनु प्लस भवति, तो कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, अनु उपसर्ग हो जाएगा। 27वां प्रश्न है प्रस्थानम में उपसर्ग प्लस धातु आपको बताना है। प्रस्थानम में देखिए साफ साफ दिखाई दे रहा है कि प्र क्या है, उपसर्ग है और अस्था धातु है। ठीक है, इनके प्र उपसर्ग और अस्था धातु है। आगे बढ़ते हैं 28वें प्रश्न की तरफ। 28वां प्रश्न है विरामः में कौन सा उपसर्ग है, तो विरामः में कौन सा उपसर्ग है, वी उपसर्ग है, यानी कि ऐसे वी प्लस रामः, विरामः उपसर्ग कौन सा हो गया, तो वी उपसर्ग हो गया। अब आगे देखते हैं हम 7वां टॉपिक हमारा क्या है, धातु रूप। धातु रूप और लकार, इससे हमने कितने प्रश्न लिए हैं, 4 प्रश्न लिए हुए हैं, जो कि हमारा 29वां प्रश्न होगा। पठ धातु, प्रथम पुरुष एक वचन लट लकार का रूप क्या होगा, धातु कौन सा, पठ धातु है, प्रथम पुरुष एक वचन में लट लकार का पूछा हुआ, तो क्या होता है, पठति होता है। पठ धातु प्रथम पुरुष एक वचन लट लकार का रूप क्या होगा, पठति, क्या हो जाएगा, पठति। 30वां प्रश्न है अस धातु मध्यम पुरुष बहुवचन लट लकार का ही पूछा हुआ है, लट लकार, लेकिन कौन सा है, अस धातु है और मध्यम पुरुष बहुवचन पूछा तो भवथ। और इसको तो आप एकदम अच्छे से वेरी 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 कई टाइम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाइए, भवथ बहुत बार पूछा गया है। तो क्या है ये, अस धातु का है। धातु कौन सा, अस धातु है, मध्यम पुरुष और लट बहुवचन का है, लट लकार है। ठीक है, याद रखिएगा, लकार में लट लकार, मध्यम पुरुष बहुवचन का है भवथ। 31वां प्रश्न है गम धातु उत्तम पुरुष द्विवचन लट लकार का रूप क्या है, तो गम धातु वो भी उत्तम पुरुष द्विवचन और लट लकार में पूछा हो, तो क्या होगा, गच्छावह। ठीक है, क्या होगा, गच्छावह। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 32वें प्रश्न को। 32वां प्रश्न है भू धातु प्रथम पुरुष बहुवचन लट लकार की, फिर से लट लकार ही पूछा है भू धातु का, लेकिन प्रथम पुरुष में बहुवचन पूछा हुआ है, तो क्या हो जाता है, भवंती, भवंती हो जाएगा। अब आगे हमारा टॉपिक क्या है, 8वां टॉपिक है विलोम शब्द, और इससे हमने 4 प्रश्न लिए हैं विलोम शब्द से, क्योंकि ये भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा आपके क्वेश्चन पेपर में। 33वां प्रश्न है उदय का विलोम शब्द क्या है, तो उदय, उदय सूर्य उदय होता है तो अस्ता हो जाएगा, शाम को अस्त होते हैं तो अस्ता हो जाएगा, उदय का क्या हो जाएगा, अस्ता। 34वां है स्वीकारः का विलोम शब्द क्या होगा, तो त्यागः, क्या हो जाएगा, त्यागः। 35वां है सुखम का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, सुखम का दुखम हो जाएगा। 36वां प्रश्न हम देखते हैं, तो 36वां प्रश्न है आगनम, आगनम का विलोम शब्द क्या है, आगनम का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, गमनम, आगमनम का गमनम हो जाए, आगमनम आना, गमनम जाना। ठीक है, अब 9वां टॉपिक हमने जो लिया हुआ है वो ये है पर्यायवाची से, जो कि 4 प्रश्न पर्यायवाची के हैं। अभी हमने विलोम शब्द देखा, अब देखते हैं पर्यायवाची। 37वां प्रश्न है जलम के 2 पर्यायवाची बताने हैं आपको, 2 पर्यायवाची शब्द, तो वारी हो जाएगा और क्या हो जाएगा, तोयम। ठीक है, वारी तोयम जलम का, और नीर भी होगा, क्या होगा, नीर, नीर हो जाएगा, नीर पानी। 38वां प्रश्न है सूर्य के 2 पर्यायवाची आपको बताने, क्या हो जाएगा, भास्कर, रवि, भानु। ठीक है, आगे देखते हैं 39वां प्रश्न कमलम के 2 पर्यायवाची शब्द आपको बताने हैं, तो कमलम, पंकजम, सरोजम। ठीक है, और 40वां प्रश्न है मित्रम का पर्यायवाची शब्द बताने हैं आपको, तो क्या हो जाता है, सखा, मित्रम का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, सखा। 10वां टॉपिक हमारा है क्या, वाक्य शुद्धि और अनुवाद, इससे हमने 4 प्रश्न लिए हुए हैं। तो देखिए 41वां प्रश्न है अशुद्ध वाक्य शुद्ध करो, बालकः फलान खादन्ति, तो क्या हो जाएगा, बालकः फलान खादती है, क्या हो जाएगा, खादन्ति नहीं होगा, खादती। कर्ता जो है एक वचन का है, तो हमारा जो है क्रिया भी एक वचन का ही लगेगा, बालकः फलान खादती हो जाएगा, ना कि खादन्ति हो जाएगा। ठीक है, 42वां प्रश्न है अशुद्ध वाक्य शुद्ध करो, छात्राः विद्यालये गच्छामि, तो क्या होगा, छात्राः बहुत सारी छात्राएं हैं और क्या विद्यालय जा रहे हैं, तो गच्छामि होगा, नहीं, क्या होगा, छात्राः विद्यालये गच्छन्ति, कर्ता क्या हो जाएगा, बहुवचन में है। ठीक है, कर्ता
बहुवचन में है। 43वां प्रश्न है, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ का संस्कृत अनुवाद क्या हो जाएगा? अहम पुस्तकम पठामि, क्या हो जाएगा? अहम पुस्तकम पठामि, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। 44वां प्रश्न है, सीता गीतम गायति का हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा? तो सीता गीत गाती है, ठीक है, सीता गीतम गायत यानी कि सीता गीत गाती है। अब 11वां टॉपिक हमारा शब्द रूप है। लकार, इससे 6 प्रश्न आए हमने यहाँ पे लिए हुए हैं। देखिए 45वां प्रश्न है, कवि शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन रूप क्या हो जाएगा? तो कवि शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन कवीना हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कवीना। 46वां प्रश्न है, बालिका शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन रूप क्या हो जाएगा? बालिकासु, ये आसु, जहाँ ए आसु बालिकासु दिखाई दे वो सप्तमी विभक्ति का होता है, याद रखिएगा, ठीक है। कवीना जो है क्या है? एक कवीना एक्सेप्शन है, उसको याद रखेंगे आप लोग, और ये बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। 47वां प्रश्न है, इदम शब्द पुलिंग प्रथमा विभक्ति द्विवचन का रूप क्या है? तो इदम शब्द में पुलिंग प्रथमा विभक्ति का द्विवचन क्या हो जाएगा? इमौ हो जाएगा, ठीक है, इमौ हो जाएगा। 48वां प्रश्न है, गुरु शब्द का संबोधन विभक्ति एक वचन रूप क्या है? तो गुरु शब्द संबोधन में क्या होता है? हे हो रे अरे होता है ना, तो यहाँ हे गुरु, और ये संबोधन का चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, हे गुरु। देखिए यहाँ से प्रैक्टिस करने के बाद, देखिए आज ये अंतिम समय है एग्ज़ाम का, आपके पास 10-15 दिन का टाइम है बस, तो आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना है। धातु रूप का भी प्रैक्टिस करना है, उसको किताब में जाइए, बार बार देखिए, बार बार प्रैक्टिस करिए, ठीक है। आगे देखते हैं 49वां प्रश्न है। 49वां प्रश्न है, सह पठति को लंग लकार भूतकाल में बदलना है आपको, तो क्या हो जाएगा? सह अपठत, क्या हो जाएगा? सह अपठत। 50वां अंतिम प्रश्न आज का हमारा है, संस्कृत भाषा की लिपि का नाम क्या है? तो संस्कृत भाषा की लिपि क्या होती है? देवनागरी होती है। हमारी ये थी आज के इंपॉर्टेंट संस्कृत के मैराथन क्लास। 50 प्रश्न हमने फिर से कर लिया हुआ है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।